डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से अवैस तोईद साहब, इनको हम प्यार से हमारे बड़े पुराने कुलीग हैं, ओटी कहते हैं। ओटी बहुत अरसा बीबीसी के साथ वाबस्ता रहे, वॉइस अमेरिका में भी रहे। मैं बीबीसी के लिए इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये यरूशलेम इसराइल जाके रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, सो वहाँ की लोकल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आगाही रखते हैं। अवैस वैसे तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मजाक ही है कि जिस तरह मोहल्ले के कसाई से सर्टिफिकेट किसी की शराफत का लेना, कि नेतन्याहू जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है रिकमेंड कर रहे हैं। पर मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये जो कहा जा रहा है कि जी वॉलंटरली जो वहाँ से फ़लस्तीनी दूसरे मुल्कों में जाना चाहें तो उनको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, ये क्या मंसूबा नज़र आता है और ये कितना का वॉलंटरी है? देखिए आमिर, शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये इलाका मेरा देखा हुआ है, गजा की पट्टी और ये पूरा वेस्ट बैंक, रामाला और हाईफा इवन पोर्ट सिटी। ये जो गाज़ा है, जाहिर बात है कि हम सबको अब पता है कि ये बीच पे राफा है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, और उसके बाद फिर इजिप्ट है। तो ये तो जब 7 अक्टूबर के बाद जब ये जेनोसाइड शुरू हुआ, वॉर शुरू की, इम्पोज की गाज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त ही एक मंसूबा नज़र आ रहा था और नेतन्याहू ये कह रहे थे कि जी इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो इनको एक्सेप्ट कर ले और हम यहाँ पे हमास का ख़ात्मा करेंगे। और उन्होंने अंधाधुन जो बमबारी की, जिसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, और अब तो ये जाहिर बात है इस गम अलम की दास्तान आमिर किस तरह हम बयान कर सकते हैं जब माएँ और बाप जो है कपड़ों के टुकड़ों के अंदर बच्चों की लाशें लेके जो है वो जा रहे हों, और गज़ा की तलाश के अंदर जो है जब वो अपना बर्तन खाली जो है वो रख रहे हों, उसमें गज़ा डाल रहे हों लोग, खुराक तो उस वक्त ये बमबारी करें और जान पूछ के लोगों को शहीद करना, ये तो एक लंबी दास्तान है। लेकिन ये प्लान पहले ही था। अब तो आमिर ये है कि जो कल की मुलाकात है जिसके अंदर एक डाइनिंग टेबल में और आमने सामने बैठी हुई है नेतन्याहू की टीम और ट्रंप की टीम, और फिर मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई अलग इस पूरी टीम की। और ये नेतन्याहू जानते थे, ये जो लेटर लेकर आए हैं नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन का, ये जानते थे कि किस तरीके से ईगो को मसाज कर सकते हैं। ईगो मसाजिंग जो है ट्रंप की कैसे की जा सकती है कि वो जब जाहिर बात है कि वो ईरान के 12 दिन की, जिस तरह आप अपने इब्तिदाई में फरमा रहे थे कि 12 दिन की कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो चाहेंगे कि जो उनकी लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है कि वो पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ ले लें, तो उसमें ये भी करें कि यहाँ पे जंग का खात्मा करें। लेकिन जब कल जिस तरह वो बैठे हुए थे तो जंग का खात्मा तो मुमकिन ही नहीं है इस माहौल के अंदर। ये सीज़ फायर तक जा सकता है कि 60 दिन या 30 दिन और चीज़ फायर हो जाए हमास के साथ। जाहिर बात है हमास भी इज़ ऑल्सो ब्रूस्ड, वी ऑल नो कि जो अंधाधुन बमबारी हुई है, लेकिन उसके साथ जो जरगवाली है इजरायली, जो दबाव है ट्रंप जो नेतन्याहू पे, वो थोड़ा कम होगा। नेतन्याहू का अगर आपको आमिर पता हो, देखिए ये जो प्लान है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन इसके लिए, ये तो ओपन एयर प्रिजन, जो खुली फिजा में एक जेल कायम करने के मुतरादिफ है। और उसके बाद इनका प्लान ये होगा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज हैं उनको ये दावत देंगे कि आइए आप इनको गदा फराहम करें, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। और ना जॉर्डन से 4 मिलियन वो वहाँ पे अवैस ये बताइएगा कि अगर जो नज़र आ रहा है क्लियरली कि नेतन्याहू की वहाँ पे मर्जी चल रही है वाशिंगटन में, तो उनका वीज़ावी ईरान के हवाले से क्या मुफादात होंगे जंग दोबारा शुरू करने में या सीज़ फायर में? देखिए, जैसे हमें पता है कि नेतन्याहू को इंटरनली पॉलिटिकल बहुत मसाइल का सामना है, करप्शन के चार्जेस हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और इस साल के आखिर के अंदर उनके इलेक्शन हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा जंग बंदी का मुआहिदा करे, ऐसा मुआहिदा करे जिसके अंदर वो कमज़ोर नज़र आए। वो फातेह नज़र आना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, और वो ये समझते हैं कि यहूदियों को, इजराइलीज को वो अपीस कर सकते हैं। और वो 4 पॉइंट्स मैं समझता हूँ वो ट्रंप के इस कि जंगबंदी हो जाए, वो जंगबंदी पे तो नहीं मानेंगे मेरे ख्याल में, वो सीज़ फायर पे मान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इजरायली
हॉस्टेजेस का मसला है। दूसरा मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन का जो पॉइंट है वो रखेंगे कि ट्रंप उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करे, जो वापस वो जाके इजराइल के अंदर उसको बताएं कि देखो सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो सबसे नजरियाती तौर पे सबसे बड़ा मुल्क है इस्लामी दुनिया के अंदर, वो भी हमसे नॉर्मलाइजेशन चाहता है। तीसरा मेरे ख्याल में सीरिया पीस जो मुमकिन है, क्योंकि अल-शर्रा जो रजीम है वो काफ़ी प्रो यूएस नज़र आ रही है, डिस्पाइट कि उनका एक टेररिस्ट आउटफिट है अहमद अल-शर्रा का वगैरह वगैरह, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो अभी तक जो जेस्टर्स नजर आ रहे हैं आमिर, वो तो हो सकता है, लेकिन उसमें एक बड़ा मसला है, वो ये कि अहमद अल-शर्रा मुकम्मल तौर पे इस वक्त कंट्रोल में नहीं है सीरिया के, और एथनिक और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है। और वहाँ पे एक और मसला है जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं और डॉक्टर ओवैस भी, कि वहाँ पे गोलान हाइट्स का मुतनाज़ इलाका है, जिस पे अभी जो सीरिया की रजीम का कोलैप्स हुआ उसके बाद अंधाधुंध बमबारी की इजराइल ने और मजीद इलाके पे काबिज हो गए। तो अहमद अल-शर्रा ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो मुआहिदा कर लें, डिस्पाइट के वो चाहते हैं, डिस्पाइट के ट्रंप ने उन्हें थपकी दी सऊदी अरब के ट्रिप में, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक मुमकिन है। चौथा जो लगता है डिज़ाइंस के अंदर वो है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ ईरान की कोई मुआहिदा तय ना पा सके, जो नेतन्याहू चाहते हैं, और वही चाहते हैं कि एक ऐसी लाइन नज़र आए, एक ऐसे क्लियर पॉलिसी नज़र आए कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे खात्मे का ऐलान हो और ट्रंप भी उसी बात पर मुसर हो। मुझे ये लगता है आमिर कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, और उसकी एक वाज़ेह इशारा कई दफा बातचीत का तो उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वैस आया हुआ है कि हम बातचीत के लिए हम करेंगे बिल्कुल, और स्कैंडिनेविया में होने भी 1-2 हफ्ते में बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से कि होने जा रही है, मगर वो साथ में कहते हैं कि ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ट्रस्ट का है कि पहले भी बातचीत चल रही थी और इस दौरान में क्या गारंटी कि ये दोबारा जंग नहीं शुरू करेंगे। वैसे हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये अगर दोबारा जंग नेतन्याहू वो अपनी साख बचाने के लिए अगर दोबारा अटैक चाहेंगे कि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो, तो अमेरिका के लिए वहाँ बेसिस वाला सवाल भी आ जाता है। प्लस दूसरा मैं देख रहा था अभी थोड़ी सी अमेरिका में और दुनिया भर में, ख़ास तौर पे अमेरिका में बड़ी हैरानकुन बात है, गैलप का सर्वे में देख रहा था कि फ़लस्तीन के लिए जो पहले हक में 33% लोग होते थे, अब वो 13 से 33 पे चले गए हैं, और ये 60-70% जो इसराइल के लिए ऑलमोस्ट बाई पार्टीजन दहाइयों से और सदियों से ये मामला चलता था, वहाँ भी एक दरार आ गई है। वो ग्राफ उनकी इसराइल के हक में जो लोग हैं वो सिर्फ 40-42 के करीब रह गए हैं %। उसकी एक वजह है, आप भी अमेरिका में रहे हैं, आपने यहाँ रह कर रिपोर्टिंग की है, वैसे तो हीद साहब भी रहे हैं। अमेरिकी जो एक आम आदमी है, उसके इंटरनेशनल अफेयर्स की जो इस्तेदाद है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी कम होती है। आपने पिछले दिनों वो टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू, एक वो जो टेक्सास के सेनेटर हैं, उनका अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सेनेटर क्रूज सुना होगा, सेनेटर क्रूज, टेड क्रूज जी, टेड क्रूज बड़े मशहूर हैं, मैं उनका नाम कैसे मिस कर गया। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस जंग की जो बड़ी हिमायत कर रहे हैं तो आपके पास क्या मालूमात है, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्हें ये पता नहीं था कि ईरान कहाँ है, ईरान के अंदर कितने लोग हैं, मामलात क्या हैं। तो ये जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में आप खुद सोच लें, इन लोगों की जो मालूमात है उसका वाहिद जरिया अमरीकी मीडिया है, और हम जानते हैं कि अमरीकी मीडिया के अंदर किस तरह की फ्रेमिंग होती है इसराइल के हवाले से, किस तरह मार्जिनलाइज किया जाता है उस ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी को जो गजा के अंदर हो रही है, और एलिवेट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है इसराइल के मौक़िफ़ को। इसीलिए तो अमेरिका के अंदर टिकटॉक जो है उस पर पाबंदी लगने की बातें होती थी, उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ करार दिया जाता था, क्योंकि बहुत सा नैरेटिव जो अमेरिका अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकता, वो वहां से फिल्टर होकर लोगों तक पहुंच रहा था। फिर एक फटीग भी होती है जो कुछ अरसे के बाद लोग डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत सी एकेडमिक थ्योरीज भी हैं, लेकिन वो बहुत खुश्क हो जाएगा तो उस तरफ नहीं जाते। तो मेरा ख्याल है वो मामला है। फिर अमेरिका के अंदर
जो माशी सूरत हाल है इस वक्त वो सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर शायद वक्त महदूद हो गया है।